हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून आफ्टरनून। हाँ, लोनेबल फंड्स थ्योरी आज हम लोगों को पढ़ना था मेरे ख्याल से। क्या उससे पहले भी बहुत Yes, चीज उससे छूटा हुआ है, पहले भी। लेकिन सर उसी को कर लिया है क्योंकि आप बोले थे कि मेन है ये। टाइम उसके पहले क्या था? और सर द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट केनेजियन फॉर्मूलेशन आप बोले थे होगा, और भी है बट बोले थे सर वो नहीं होगा। अच्छा क्लासिकल थ्योरी ऑफ अच्छा इंटरेस्ट। अच्छा, हाँ ठीक है, वो दिमाग से निकल गया। चलो निकालो। यस हम्म, सर, जो बोले थे वही ना, द क्लासिकल थ्योरी ऑफ हाँ 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 इंटरेस्ट हाँ हाँ हाँ, वही। केनेजियन फॉर्मूलेशन। हाँ वही। और इधर फिशर थ्योरी है, और सर बोम बवार की सब नहीं होगा। नहीं होगा। एक मिनट और वेट कर लेते हैं, एक बार देखते हैं और भी लोग आ रहे हैं अभी। यस सर। चाय पे दे दें। आवाज म्यूट कर लो, जिसके वहां से भी आवाज आ रही है। चलो पढ़ना शुरू करो। हेलो, स्टार्ट Yes, रीडिंग। sir. Yes, sir. The classical theory of interest refers, according to Keynes, to the theories or views of Marshall, Cassell, Taussig, Wallace, etc. In fact, none of these authors, whom Keynes calls modern classical school, has given a precise or an explicit account of the interest theory. एक्सप्लिसिट अकाउंट मतलब अलग से, एक्सप्लिसिट का मतलब अलग से। तो ये जितने भी क्लासिकल थियोरिस्ट हुआ करते थे, केन्स के मुताबिक प्रोवाइड नहीं की। क्लियर है? नहीं सर, बीच में आपका No, आवाज sir, आवाज नहीं आया। नहीं आया। आवाज कट रहा है सर। मैंने ये कहा कि केन्स के मुताबिक जितने भी क्लासिकल थियोरिस्ट थे, उनके हिसाब से, केन्स के हिसाब से, उन्होंने इंटरेस्ट के ऊपर कोई अलग से थ्योरी, स्पेसिफिक थ्योरी अलग से प्रोवाइड नहीं की। चलो पढ़ो आगे। Keynes provides an excellent summary of classical theory of interest. According to the classical theory, the rate of interest is determined by the demand for investment and willingness to save. क्या कह रहा है? रुक जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जिसके पास बुक है वो लोग अंडरलाइन कर लें। लाइन क्या कह रही है कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। वन इज द इन्वेस्टमेंट डिमांड एंड द अदर वन इज Willingness to save. विलिंगनेस टू सेव। अब क्या है कि अगर इन्वेस्टमेंट डिमांड हाई है, तो इंटरेस्ट रेट भी हाई होगा। स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अगर कोई निवेश करने वाला व्यक्ति नहीं है, मार्केट में निवेशकों की संख्या कम है, तो वैसी हालत में आपको क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा कि इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सिंपल। विलिंगनेस टू सेव का अर्थ और हाँ, वही तो बता रहे हैं। सेविंग्स, विलिंगनेस टू सेव।
अगर लोग सेव ज्यादा करेंगे, देखियो इसको दो पर्सपेक्टिव से हम लोग देख सकते हैं कि अगर लोगों में बचत करने की आदत ज्यादा है, लोग ज्यादा बचत करना चाह रहे हैं, यानी कि लोग सेविंग्स ज्यादा कर रहे हैं। सेविंग्स मतलब बैंकों में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास पैसा ज्यादा जा रहा है, वहां पे सप्लाई ज्यादा है। तो अगर सप्लाई ज्यादा होगा तो मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट होगा वो भी उस हिसाब से वैरी करेगा। अगर विलिंगनेस टू सेव कम है, यानी कि लोग सेविंग्स नहीं कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि बैंकों में सेविंग्स कम जाएगा और सप्लाई ऑफ मनी कम होगा और इंटरेस्ट रेट भी उसके हिसाब से अफेक्टेड होगा। चलो पढ़ो, आगे पढ़ो। Yes. In the words of Keynes, investment represents the demand for investable resources. Savings ठीक है, represent the आगे। supply, and the rate of interest is the price of investable resources at which tier 2 are equated. Just ठीक as है, the price of a commodity is necessarily fixed रुक जाओ। at that. सेविंग्स क्या कह रहा है? सेविंग सप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि अभी मैंने Yes. बताया जो लोग सेव ज्यादा करेंगे, सेविंग्स ज्यादा होगा, सप्लाई ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा होगा। तो जब सप्लाई ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। जब लोग विलिंगनेस टू सेव कम करेंगे, विलिंगनेस टू सेव कम होगा मतलब सप्लाई कम होगा, सप्लाई कम होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, क्योंकि जो चीज मार्केट में कम होगी उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो मनी है उसका प्राइस क्या है? इंटरेस्ट है। तो अगर इन्वेस्टेबल सम कम है या उसकी सप्लाई मार्केट में कम है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। चलो पढ़ो, आगे पढ़ो। और सर इसमें प्राइस ना रुक जा, प्राइस ऑफ इन्वेस्टेबल हम्म, रिसोर्सेज एट विच टायर टू आर इक्वेटेड, ये कांसेप्ट क्लियर है? मतलब प्राइस ऑफ इन्वेस्टेबल रिसोर्सेज, तो प्राइस ऑफ इन्वेस्टेबल रिसोर्सेज का मतलब कि हम लोग जो पैसा लगा रहे हैं उसकी कीमत क्या होगी। प्राइस का मतलब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यहाँ पे प्राइस का मतलब इंटरेस्ट से है। इंटरेस्ट। यस सर। हाँ आगे पढ़ो। Yes, sir. Just as the price of a commodity is necessarily fixed at that point where the demand for it is equal to the supply, so the rate of interest necessarily comes to rest under the play of market forces at the point where the amount of investment at the rate of interest is equal to the amount of saving at that rate. समझ गए? सिंपल सा है। जितना सेविंग, जहां पे मार्केट, देखो इसमें सिर्फ कॉमन सेंस यूज करो। यहाँ पे मार्केट वाला जो इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़े थे, सारा कुछ वही है, यहाँ पर भी सारा कुछ वही है। यस। एकदम सीधा सा कॉन्सेप्ट है। क्या है इसमें? सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि भाई जैसे जैसे जिस पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के बराबर हो गया, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो पॉइंट इक्विलिब्रियम का हो गया। यानी कि उस रेट पे उतना इन्वेस्टेबल डिमांड है, उस रेट पे उतना इन्वेस्टेबल सेविंग्स है। सेविंग्स का मतलब सप्लाई, सप्लाई। सेविंग्स का मतलब क्या हो गया? सप्लाई। सप्लाई। आगे पढ़ो। Yes. In simple words, rate of interest is determined where demand for investable funds equals the supply of funds, that is supply of savings. ठीक है, आगे। Yes, diagram बना हुआ है। डायग्राम फिर वही उसको होगा, डिमांड सप्लाई का होगा। डिमांड Yes, sir. कर्व ऐसे Y डाउनवर्ड स्लोप axis होगा, पे सप्लाई rate of कर्व। interest हाँ, and x और axis एक्स पे एक्सिस supply, पे saving इन्वेस्टेबल। and investment. हाँ, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स होगा। Investment. Yes, sir. कर्व देख लो पहले आराम से, कहीं कोई दिक्कत है तो बोलो। सप्लाई कर्व नीचे से ऊपर गया है ना? सप्लाई कर्व नीचे Yes, से sir. ऊपर गया होगा। सेविंग्स कर्व Yes. देखो। Yes. हाँ, नीचे से ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट और सेविंग्स के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट और सेविंग्स के बीच में क्या है? डायरेक्ट रिलेशन। अगर उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा तो वो ज्यादा सप्लाई करेगा, अगर उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा तो वो कम सप्लाई करेगा। यही कॉमन सेंस है। सिंपल लॉजिक।
और बोलो, पहले पढ़ लो आराम से, कहीं कोई दिक्कत हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। ग्राफ समझा दें या फिर समझ में आ जाएगा? फिर बता इसमें इसमें दीजिए। एक तो लाइन है, उसके लिए समझाना पड़ जाएगा। सर सेकंड लाइन लाइन बताओ, लाइन क्या है? जैसे सरकार at this rate of interest the demand for investable fund OQ, वो तो दिख रहा है OQ जहाँ पे है, equal to the supply of fund, वो सप्लाई ऑफ फंड के बराबर है। तो सप्लाई ऑफ फंड कौन सा हुआ? वही ना जो नीचे से ऊपर गया है। हाँ बिल्कुल वही। तो सर नीचे से जो ऊपर गया है वो सर OQ के बराबर बोल रहा है, मतलब नहीं समझा। इक्वल टू, यस। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे क्या होगा? सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग इन्वेस्टमेंट। अब क्या कह रहा है कि ये जो है ये हमारा एक डिमांड फॉर इन्वेस्टेबल रिसोर्सेज है, डिमांड फॉर इन्वेस्टेबल रिसोर्सेज। इन्वेस्टेबल। एकदम कॉमन सेंस समझो, यहां पे क्या है? प्राइस है पी, या हम लोग इसको इंटरेस्ट मान लें, इंटरेस्ट मान लेते हैं आई, इंटरेस्ट आई। यहां पे ये क्वांटिटी मान लें इन्वेस्टेबल जो डिमांड है उसका क्यू। अब कह रहा है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन्वेस्टेबल डिमांड क्या होगा? कम होगा कि नहीं होगा? कम होगा। कम होगा। सर Yes, यस sir. सर, कम होगा। यस सर। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो इन्वेस्टेबल डिमांड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा सर। बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। बढ़ेगा। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टेबल डिमांड या मतलब इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है वो, उसके बीच में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन है, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। इनवर्स रिलेशन। अब क्या है इसके बाद? जब आप इन सबको अब हटाइए, तो अब अगर एक कर्व हम बनाएं,
ये हमारा सेविंग्स कर्व है। ये कौन सा कर्व है? सेविंग Saving कर्व है ये। सेविंग्स Saving कर्व। तो अब ये सेविंग्स कर्व क्या कह रहा है? सेविंग्स कर्व कह रहा है कि जैसे जैसे मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर जाएगा, हम लोग सेविंग्स ज्यादा करेंगे। ज्यादा करेंगे। यस सर। Yes, sir. ठीक है। और जब हमारा सेविंग्स मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो हम सेविंग्स भी कम करेंगे उसके साथ साथ। सिंपल सा कॉमन सेंस है इसमें। Yes. अब क्या कह रहा है? अब जो इसमें मुद्दे की बात है वो ये कि आपकी इकोनॉमी का एक जो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए वो कहां पे होना चाहिए? ये वाला जो पॉइंट है जहां पे डिमांड मतलब इन्वेस्टेबल डिमांड कर्व जो है और सेविंग्स कर्व वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी कि कोई भी पॉइंट ले लो, इसको तुम पॉइंट ई मान लो, तो ई पॉइंट पे आप क्या देख रहे हैं कि ये जो OQ है वो OQ केवल इन्वेस्टेबल डिमांड को ही रिप्रेजेंट नहीं कर रहा बल्कि वो सेविंग्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। वो सेविंग्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेविंग्स Saving को। को भी Savings represent कर रहा है, सेविंग्स demand को को भी भी। रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये आई है, ये आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई आई एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसपे OQ क्वांटिटी ऑफ सेविंग्स लोग सप्लाई करने को तैयार है और OQ क्वांटिटी इन्वेस्टेबल सम है जिसको लोग डिमांड करने को तैयार है। किस पे? आई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। समझ गए? Yes. Yes, sir. क्लियर? यस। अब इसके बाद क्या है देखो, The Keynes criticism of classical theory. केन्स क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल Classical theory. थ्योरी। तो पॉइंट वाइज करके दिया हुआ है। It's the first, second ऐसे हाँ करके तो दिया। ठीक है, तो उसको एक बार पढ़ लो कि किस तरीके से केन्स ने क्लासिकल थ्योरिस्ट को वो क्रिटिसाइज किया। क्योंकि मैंने आप लोगों से शेयर किया अभी क्या कि केन्स का मानना था कि जितने भी क्लासिकल थ्योरिस्ट थे उन्होंने इंटरेस्ट को लेकर कोई अलग से थ्योरी दी ही नहीं और उन मेन जो तो यही पॉइंट था। एक बार पढ़ के देखो फटाफट।
हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. sir. हम्म हो जाए तो बोल देना, जहाँ पे नहीं समझ में आए वो भी बता दीजिएगा पॉइंट। Yes, sir. हेलो। हो गया सर, इसमें भी ग्राफ समझाना ही पड़ेगा, इसे Yes, किसी sir. को समझ में आ गया होगा तो बता देंगे। Yes, sir. Graph explain इसमें करो. इसमें कौन सा ग्राफ है? इसमें दो ग्राफ है और ग्राफ के ऊपर एक छोटा सा पॉइंट है, उसको देख लीजिए सर, क्योंकि ग्राफ के बाद वाला ही ना बता पाएगा। जिसे सर सेविंग आर नॉट द फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट अलोन बट ऑल्सो ऑफ इनकम। कहने का मतलब ये है कि सेविंग जो है मतलब इंटरेस्ट का सिर्फ क्या है, तो फंक्शन नहीं इंटरेस्ट का है, सिर्फ उसके सेविंग ही ऊपर फंक्शन डिपेंडेंट नहीं है, नहीं अकेला होता। हाँ इनकम भी। हाँ बिल्कुल। तो ये तो लाइन क्लियर है। मतलब क्या हुआ कि आप जो सेविंग्स करेंगे, जैसे देखिए, अगर इसको हम लोग एक ग्राफ से एक्सप्लेन करें कि आप जो सेविंग्स करेंगे, आपका सेविंग्स आपके केवल इनकम के ऊपर डिपेंडेंट, मतलब आपका जो सेविंग्स है इट इज नॉट ओनली द फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन कह रहा है कि सेविंग्स इज आल्सो द फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट एंड Income. इनकम। इनकम हाई होगा तो सेविंग्स भी हाई होगा, Yes, sir. और इनकम लो होगा तो सेविंग्स भी लो होगा। यस और नो? यस सर, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हम्म और सर ग्राफ का जो मेन पॉइंट है यहाँ से शुरू होता है सर, इसे रीड कर देगी तो आपको भी क्लियर हो जाएगा। जिसे अकॉर्डिंग टू केन्स के पढ़ो एक बाद है, बार तो, मतलब केन्स के पढ़ो अनुसार पढ़ो ये पढ़ो, क्या है नॉनसेंस देखो। थ्योरी है, वहां से देख लो। दो ग्राफ बना हुआ है, कौन सा ग्राफ? इस सेकंड ग्राफ में जो समझा First रहे हैं वाला ना, से बट start दिस करो. अकॉर्डिंग टू केन्स इज अ नॉनसेंस थ्योरी, पेज नंबर 95 का सेकंड पैराग्राफ। सेकंड क्या मतलब, थर्ड लाइन। Yes, sir. अकॉर्डिंग टू केन्स इट इज अ According नॉनसेंस थ्योरी। according according to अकॉर्डिंग टू Keynes is a nonsense theory. The error in classical theory lies in its assumption that investment demand schedule first can shift without causing at the same time a shift in the saving schedule. In एक बार फिर fact, से पढ़ो तो, yes, sir. According एक to बार फिर से पढ़ो। Keynes is nonsense theory. हम्म The error in classical theory lies in its assumption that investment demand schedule can shift without causing at the same time a shift in the saving schedule. In fact, ये लाइन का मतलब, हाँ ठीक ठीक, पढ़ो पढ़ो।
In fact, when investment schedule shifts, it means a change in investment. Change in investment causes a change in income because income is equal to F or bracket में IS. When income changes, savings change too because S is equal to F Y2. It is therefore inconsistent to assume that investment demand and saving schedule can shift independent of each other. A shift in investment demand schedule does cause a shift in saving schedule. If investment ठीक है। demand, yes, sir. If investment demand and saving schedules keep shifting from one to position another, the whole classical scheme of interest determination breaks down. Interest rate cannot find its equilibrium. Thus, according to Keynes, the classical theory of interest is indeterminate. देखिए, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, इसमें कह क्या रहा है, सारे लोग सुनिएगा ध्यान से। कह रहा है कि ये जो क्लासिकल थ्योरी है इंटरेस्ट की, जो सबने बताया कि भाई जो इंटरेस्ट रेट से या इन्वेस्टेबल डिमांड से आपका इंटरेस्ट रेट अफेक्टेड होगा, सेविंग्स आपका अफेक्टेड होगा इंटरेस्ट रेट से। तो केन्स का कहना ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप इन्वेस्टेबल डिमांड के बढ़ने की बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से, जब आप इन्वेस्टेबल डिमांड के बढ़ने की बात करते हैं तो इन्वेस्टेबल डिमांड के बढ़ने का मतलब क्या हुआ? इन्वेस्टेबल डिमांड बढ़ने का मतलब कि इकोनॉमी में नया इन्वेस्टमेंट हो रहा है। एकदम कॉमन सेंस है, वो केवल थियोरेटिकली लिखा हुआ है इसलिए आप लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा हो। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी इकोनॉमी में जब इन्वेस्टमेंट हो रहा है, नया इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टेबल डिमांड का मतलब नया इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो जब नया इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी इकोनॉमी में नया इनकम भी तो जनरेट हो रहा है। Yes, sir. Yes, sir. इन्वेस्टमेंट होगा तो इनकम जनरेट होगा Income कि नहीं generate होगा? होगा. Yes, Yes, sir, sir. होगा. इनकम जनरेट होगा। और जब इनकम Yes, sir. जनरेट होगा तो क्या आपका सेविंग्स अफेक्टेड नहीं होगा? होगा sir. होगा ना? Yes, sir. Yes, sir. तो जब सेविंग्स आपका अफेक्टेड हुआ, नया इन्वेस्टमेंट मतलब न्यू इनकम जनरेशन। न्यू इनकम जनरेशन का मतलब, न्यू इनकम जनरेशन का मतलब, Saving will affect. न्यू इनकम जनरेशन का मतलब मोर सेविंग्स। मोर सेविंग्स मींस मोर सप्लाई। मोर सेविंग्स का मतलब मोर सप्लाई। तो मोर सप्लाई जब होगा तो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। तो यही उन्होंने लिखा है, उन्होंने यही बताया कि भाई उन्होंने केवल ये बता दिया क्लासिकल थ्योरिस्ट ने कि ऐसा होगा तो ये होगा, लेकिन इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, ये कितने से इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा घटेगा, कैसे ये फंक्शन है, ये इसके बारे में क्लासिकल थ्योरिस्ट ने कुछ विशेष जानकारी नहीं दी है। वहां पे क्लासिकल थ्योरिस्ट की जो जानकारी है वो अधूरी है। इसलिए केन्स का ये मानना है कि जो क्लासिकल थियरी ऑफ इंटरेस्ट, जो लोग कहते हैं कि भाई हम क्लासिकल थियरी ऑफ इंटरेस्ट हमने दिया है, वो केन्स ने साबित कर दिया कि ये एक नॉनसेंस थ्योरी है, इसका कहीं से कोई यूज नहीं है। क्यों? क्योंकि इस थ्योरी के सहारे हम लोग इंटरेस्ट रेट को डिटरमिन नहीं कर सकते। राइट? Yes, sir. तो सर अगर पूछता है सर कि केनेजियन ने ये क्यों बोला कि सर नॉनसेंस थ्योरी है, तो सर क्योंकि उसका एजम्पशन पढ़ो ना, उसका एजम्पशन, इट इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन। जो वो लाइन है, बस वही एक इंपॉर्टेंट लाइन है। वो लाइन दोबारा से पढ़ो एक बार। Yes, sir. It lies in its assumption that investment demand schedule can shift without causing at the same time a shift in the saving schedule. समझ गए? तो क्लासिकल थ्योरिस्ट का ये अजम्पशन था कि डिमांड, इन्वेस्टेबल जो डिमांड है वो शिफ्ट करेगा, लेकिन सेविंग्स का जो सेविंग्स की जो अवेलेबिलिटी होगी, जो सेविंग शेड्यूल होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। उसने, जो क्लासिकल थ्योरिस्ट थे, उन्होंने ये माना कि इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ेगा, शिफ्ट करेगा,
लेकिन इसका कोई इफेक्ट हमारे सेविंग शेड्यूल पे नहीं पड़ेगा, सेविंग्स अनइफेक्टेड होगा। तो उसी को रॉन्ग प्रूव किया किसने? केन्स ने स्पष्ट कर दिया कि ठीक है, मैंने ये मान लिया कि इन्वेस्टेबल डिमांड बढ़ेगा। तो इन्वेस्टेबल डिमांड बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि इकोनॉमी में फ्रेश इन्वेस्टमेंट जा रहा है, और जब इकोनॉमी में फ्रेश इन्वेस्टमेंट जाएगा तो इनकम जनरेट होगा, और जब इनकम जनरेट होगा तो सेविंग्स तो बढ़ेगा, सेविंग्स बढ़ेगा, और जब सेविंग्स बढ़ेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अफेक्टेड होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट अफेक्टेड होगा। इसलिए केवल ये मान लेना कि इन्वेस्टेबल डिमांड का शेड्यूल शिफ्ट करेगा और ये मान लेना कि सेविंग शेड्यूल कांस्टेंट रहेगा, ये फिजिबल नहीं है, ये सही नहीं है। इस आधार पे केन्स ने ये कहा कि जो क्लासिकल थियोरी ऑफ इंटरेस्ट है वो बिल्कुल एक नॉनसेंस थियोरी है। क्लियर है क्लास? यस सर, यस सर। यस सर। सर सेविंग्स और सप्लाई में इनवर्स रिलेशन में बोल सकते हैं। हेलो, क्या? यस सर। सेविंग्स और सप्लाई में। अब सेविंग्स और सप्लाई में ये तो Yes. सेम है। दोनों तो सेम है बाबू। तो सेविंग अगर बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा हमारा। सेविंग्स तो रिप्रेजेंट कर रहा है सप्लाई को, सेविंग्स रिप्रेजेंट कर रहा है सप्लाई को, सेविंग्स इज रिप्रेजेंटिंग सप्लाई। यस ये Yes, हाँ, sir. तो ये कंफ्यूजन में मत रहो, सेविंग्स का मतलब सप्लाई। सप्लाई। Supply. हाँ, यस और बताओ। हो गया सर। अब इसी के साथ सर चैप्टर का इस अंतिम जो क्या कहते हैं लोनेबल उसको फंड थ्योरी पॉइंट है, बचा हुआ है, लोनेबल sir. फंड थ्योरी। बचा हुआ है। लोनेबल फंड थ्योरी। हाँ, Yes, sir. लोनेबल फंड थ्योरी बची हुई है, उसको हम लोगों को करना है। ठीक है, मेरा ही सिलेबस कंप्लीट होने में सबसे सबसे ज्यादा मतलब ज्यादा समय लग गया, नहीं बाकी लोग का तो हो गया। कंप्लीट ही है सर, ये एक ही ना यस सर, पॉइंट। हो ही गया ये। लेकिन मेरा दो पेपर भी तो दो था ना बीच में, तो हमको ऑल्टरनेट क्लास भी तो मिला था। Yes, sir. Yes, sir. 2 पेपर के कारण। चलो, और कहीं कुछ किसी को कुछ कुछ पूछना है? समथिंग दैट यू नीड टू आस्क? वही सर अभी मल्टीप्लायर हम में लोग थोड़ा को सा। टैक्स मल्टीप्लायर भी रिवीजन करना है, इस बात का ध्यान रखना होगा। Yes, हम sir. लोग को टैक्स, और आप लोग को वो जो इंटरनल हम लोग लेने वाले थे उसका नोटिस मिला? Yes, यस sir. सर, कल Sir. से है सर। कल से है। हाँ, से ही कल है से क्या? है, कल से। मेरा पेपर कब से है? परसों से, परसों है ना शायद, 12 को है। सैटरडे Yes, sir. मंडे को है। मंडे, सॉरी सैटरडे को सैटरडे और माइक्रो होगा। मंडे। सैटरडे और मंडे को है सर माइक्रो। यस सर। ठीक है, तो बस यही टैक्स मल्टीप्लायर को देख लेना था सर, इसका कंसेप्ट थोड़ा बहुत। क्या बोल रहे थे प्रत्यय? बस यही सर, टैक्स मल्टीप्लायर का कंसेप्ट थोड़ा बहुत बता देना था सर, माइक्रो में जो पीछे का है। हाँ हाँ बिल्कुल, बाकी सब तो हम लोग लिखा हो। एक एक पैराग्राफ एक एक पॉइंट पढ़ लिए हैं, उसमें कुछ है नहीं। और यस सर। Yes, sir. अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर दो तो, जहां पे सेविंग्स कर्व एक्स एक्सिस को टच करेगा वो कौन सा पॉइंट होगा? यहाँ पे सेविंग्स कर्व एक्स एक्सिस को टच करेगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? एनीबॉडी?
Income is equals to consumption. Income is equals to consumption. Who is this? Sakshi Tulika. Sakshi Kulika. Your camera is not on. ठीक है, तो इतना डार्क में क्यों बैठी हो साक्षी? आवाज तुमने म्यूट कर लिया, आवाज तुमने म्यूट कर लिया साक्षी। सर लाइट का इशू है थोड़ा, लाइट नहीं है। चलो ठीक है, तो शायद जो साक्षी ने बताया वो पता नहीं तुम लोग को समझ में आया या फिर नहीं आया। ये बहुत बहुत क्लियर था ये, और मैंने बहुत बार आप लोगों से शेयर भी किया इसको। कंजप्शन यस सर, सेविंग्स जीरो प्लस हो जाएगा savings वहां क्या पे, होगा इनकम सर? कंजप्शन के सेविंग्स बराबर हो कर्व जाएगा। जहाँ पे एक्स एक्सिस को टच करेगा, तो सेविंग्स ये नीचे से आया यहाँ पर जो ये टच कर रहा है, यानी कि सेविंग्स का वैल्यू 0 है। Yes. यहाँ पे सेविंग्स इज इक्वल टू 0, मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल टू c, योर इनकम इज just sufficient to cover your entire consumption. Consumption. Yes, sir. तो सर डी सेविंग हो गया ना, मतलब This savings ये हुआ नीचे, नीचे वाला हुआ। this savings ये ना हुआ, ये वाला ना यस सर, हुआ यस नीचे नीचे sir. वाला वाला। पोर्शन हुआ डी सेविंग। Yes, you need to. चल, एक क्वेश्चन और बताओ कि बैंक रेट और रेपो रेट में क्या फर्क है? सर बैंक रेट इज द रेट एट, मतलब सर बैंक रेट एक ऐसा रेट है जो सर आरबीआई मतलब सर तय करता है सर, और वो सर मतलब आरबीआई तय करता है, और सर बैंक रेट और रेपो रेट रिवर्स होता है सर बैंक रेट का, और बैंक रेट सर आरबीआई तय करता है सर, वो परमिशन देता है जनरल बैंक्स को सर, और उसके बिल को पास करता है। इन्फ्लेशन के दौरान बैंक रेट इंक्रीज होता है। इन्फ्लेशन के दौरान बैंक रेट इंक्रीज करता है। इंक्रीज होता है। अच्छा, और कोई बताएगा रेपो रेट और बैंक रेट के बीच में डिफरेंस? यस सर, रेपो रेट सर वो रेट है जहाँ पे सर आरबीआई लेंड करता है सर कमर्शियल बैंक को सर बाय परचेजिंग सिक्योरिटी, और सर एंड सर बैंक रेट सर वो होता है सर जो बैंक रेट इज द लेंडिंग रेट एट विच द कमर्शियल बैंक्स कैन बोरो फ्रॉम द आरबीआई विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सिक्योरिटी। देखो, बैंक रेट बेसिकली होता क्या है, ये लॉन्ग टर्म लेंडिंग होता है, इट इज लॉन्ग टर्म लेंडिंग, व्हेreas रेपो रेट जो है वो क्या होता है, शॉर्ट इट टर्म इज के लिए होता है। शॉर्ट टर्म लेंडिंग होता है ये। बैंक रेट को बेसिकली हम लोग कहते हैं रेट ऑफ डिस्काउंटिंग। रेट ऑफ डिस्काउंटिंग का मतलब कि ये किस तरीके से कमर्शियल बैंक्स के एलिजिबल बिल्स को कैश में कन्वर्ट करता है, ये हुआ रेट ऑफ डिस्काउंट, मतलब बैंक रेट। और रेपो रेट का मतलब क्लियर है, जो अभी आप लोगों ने बताया, जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लेंड करता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग देता है। और इसका सर उल्टा हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट की, आरबीआई किस रेट से लेता है कमर्शियल बैंक से, कमर्शियल बैंक्स। तो अब ऐसा नहीं है कि आरबीआई को पैसे की जरूरत है, द आइडिया इज समथिंग एल्स। सोच ये है कि किस तरीके से मतलब कमर्शियल बैंक्स के कैश को डाइवर्ट कर दिया जाए, वो कैश इकोनॉमी में ना जाए, वो कैश आरबीआई के पास चला जाए एक जगह, ताकि फ्लो ऑफ मनी को कम कर दिया जा सके। यस ठीक है, yes. तो अब लास्ट जो टॉपिक बचा वो लास्ट क्लास में पढ़ के कंप्लीट कर देंगे चैप्टर क्या? यस सर टैक्स मल्टीप्लायर का कंसेप्ट और टैक्सेशन पॉलिसी सर, उसको दोनों को अगर मिला दे तो सर बात सेम ही है ना सर। अगर टैक्सेशन पॉलिसी को हम अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, तो जैसे टैक्सेशन पॉलिसी वो हुआ जो कि सर जो
बड़े बड़े लोग या बिजनेसमैन जो टैक्स जमा करते हैं तो सरकार क्या के हुआ? खजाने में जाता है। टैक्स ठीक है, तो फिर जाता है तो इसका इफेक्ट क्या होगा? तो इसका सर जब इफेक्ट कभी कहाँ भी होगा? इन्फ्लेशन होता है तो उस दौरान खर्च करता है सरकार उस पब्लिक नहीं वेलफेयर पे। नहीं, वो टैक्स मल्टीप्लायर का यूज हम लोग किसी और चीज में करते हैं, बताएंगे, डोंट वरी। योजना का है। Yes.